हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लेके आए हैं आज एसएससी जीडी परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ए बी से आधा कार्यकुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। देखिए सवाल को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखिए कार्यकुशलता क्या होती है। कार्यकुशलता जिसको कि एफिशिएंसी बोलते हैं, ई से दर्शाते हैं। ये जो होती है वो एक दिन में किया गया काम, उसकी एक दिन में किया गया काम क्या कहलाता है, कार्यकुशलता कहलाता है। और कार्यकुशलता और समय में क्या संबंध होता है, इनके ई और टी में क्या संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत अनुपात में होते हैं। यानी ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 समय। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ए बी से आधा कार्यकुशल है, यानी ए बराबर हो जाएगा b/2। तो ए और बी का यहाँ से रेशियो निकल के आएगा a/b बराबर 1/2, यानी 1:2। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा कार्यकुशलता का विपरीत जो अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, 2:1। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन बन गई आपकी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि सी अकेला ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा करता है, यानी ए प्लस बी का आधा किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो यहाँ से ए प्लस बी अपॉन सी बराबर आ जाएगा 1:2। क्लियर। उसके बाद देखिए जरा इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 2 सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ए प्लस बी अपॉन में सी करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2:1 आएगा। मतलब समय का जो अनुपात हो जाएगा वो अनुपात हो जाएगा 1:2, क्योंकि समय का जो अनुपात होता है वो कुछ एफिशिएंसी का उल्टा होता है। क्लियर। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। यानी सी अभी कितने दिन में कर रहा है, 2 यूनिट के बराबर, लेकिन एक्चुअल में कितना कर रहा है वो, 40 दिन के बराबर। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दिन। और एक किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी दोनों के द्वारा लिए गए समय की वैल्यू है। यानी कि ए प्लस बी द्वारा कुल जो काम हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में। और सी द्वारा कुल काम कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में। यहाँ पर देखिए जरा ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 2:1 है। थोड़े लिखने में मिस्टेक हो गया है। देखिए ए प्लस बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया, 2:1। ये समय का अनुपात हो गया। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इसका मतलब ये हुआ कि सी द्वारा पूरा काम 40 दिन में हो रहा है और ए प्लस बी द्वारा पूरा काम जो हो रहा है वो 20 दिन में हो रहा है। आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। यानी दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। और सी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/40। दोनों का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो 1/20 प्लस 1/40 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, यानी कि 3/40। दोनों का मतलब तीनों का मिला के जो एक दिन का काम होगा वो 3/40 होगा। इसका मतलब कुल समय जो लगेगा वो हो जाएगा आपका 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 1999 में कितनी थी, 26,64,000 रही हो, तो वर्ष 1997 में उसकी आय क्या थी, यानी 2 वर्ष पहले की आय पूछी है। मान लो 2 वर्ष पहले कितनी आय थी, 2 वर्ष पहले हमने मान ली x आय थी। हर वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की, यानी अगले साल कितनी हो जाएगी, यानी 97 के बाद 98 में कितनी हो जाएगी, 120% x का। फिर 99 में कितनी हो जाएगी, 120% दोबारा। और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है, दे रखा है, यानी 1999 में कितनी हो गई है, 26,64,000 के बराबर हो गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करके देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ई तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, इसका कुल किराया 1250 है। ये उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी उसमें 16 भैंस 4 माह तक चराता है। ये 3 गाय उतना ही खाती है जितना 2 भैंस, तब बी कितना किराया देता है। देखिए इसमें क्या लॉजिक काम करेगा, इसमें जो लॉजिक काम करेगा वो ये करता है कि कोई भी व्यक्ति जितना यूज करता है उसका किराए में उतना ही हिस्सा रहता है। तो देखिए ए और बी ने कितना कितना यूज किया है, ए 24 गाय 6 माह के लिए यूज करता है, बी 16 गाय 4 माह के लिए यूज करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो 3 गाय है वो 2 भैंस के बराबर खाती हैं, यानी कि 3 काऊ की वैल्यू कितनी है, 2 बफेलो के बराबर है। 3 काऊ इक्वल टू 2 बफेलो, ये सी और बफेलो वाला है बी। उसके बाद यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 बी, यानी एक जो गाय है वो 2/3 बफेलो के बराबर है। अब देखते हैं ए ने कितनी गाय ली है, 24 गाय, 24 सी पूरा 6 माह तक चलाई है। इसके बाद 16 भैंस बी ने चलाई है, कितने दिन तक, तो देखिए 4 माह तक। अब ये काव है, ये बफेलो है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि काव की जगह कितना रख सकते हैं, बफेलो की वैल्यू, यानी 24 गुणा 2/3 बी गुणा 6 बराबर 16 बी गुणा 4। देखिए बी से बी कैंसिल, 3 से ये 8 बार कटेगा, 8 दूनी 16, 16 से ये वाला 16 खत्म, तो कितना बचा, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा आपका 4। तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया आपका 2/3, यानी 3 और 2 का, 2 से कट गया 3 हुआ, 2 से कट गया 2, 3 और 2 का रेशियो निकल के आया। अब देखिए 2 और 3 का मतलब कुल मिला के जो वैल्यू निकल के आई वो 5 निकल के आई, लेकिन एक्चुअल में 5 किसके बराबर दे रखा है आपको सवाल में, देखिए 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल किराया कितना दे रखा है आपका 1250, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 1250, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1250/5, यानी कि 250। क्लियर। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे बी की वैल्यू पूछी है, लेकिन बी की एक्चुअल वैल्यू है कितनी, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 गुणा 2, यानी कि 500 रुपए। ये है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्या दिया है 44 में, एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्गों की शुरुआत की गई। अब 16 वर्ग हैं और उनमें से प्रत्येक में छात्रों की संख्या 21 है। नए नामांकित छात्रों की संख्या क्या है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। देखिए प्रत्येक वर्ग में 24 छात्रों की संख्या है, यानी पहले छात्रों की संख्या थी वो 24 थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 21। पहले वर्ग कितने थे, पहले वर्ग पता नहीं कितने थे, लेकिन अभी कितने हो गए, 16 वर्ग हो गए, जो कि पहले से 3 नए ज्यादा बन गए। इसका मतलब पहले कितने रहे होंगे, पहले 13 वर्ग रहे होंगे, तभी तो 3 नए बनने के बाद में 16 हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में कितनी संख्या थी 24, वर्ग कितने थे 13, तो कुल मिला के पहले छात्र कितने हो गए, पहले छात्र हो गए 13 गुणा 24, 13 गुणा 24 का मतलब हो गया आपका 24 3 72, 7 24 312, यानी पहले छात्रों की संख्या थी आपकी 312,
अब छात्र कितने हो गए, अभी वर्ग हैं आपके 16, छात्र कितने हैं 21 प्रत्येक वर्ग में। देखिए तो अभी छात्र कितने हो जाएंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, यानी अभी छात्रों की संख्या कितनी है 336, पहले कितनी थी 312। तो कितने नए छात्र आ गए आपके पास, 336 माइनस के 312, घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, दोबारा देख लीजिए एक बार। पहले जो वर्ग थे वो 13 थे, 24 छात्र थे, कुल संख्या हो गई आपकी 312, और अब वर्ग कितने हो गए 16, प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितनी है 21, इसका मतलब अभी जो छात्रों की संख्या होगी वो 336 हो जाएगी। तो कितने नए छात्र आए होंगे 336 माइनस के 312 यानी कि 24 छात्र। क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहले के 3 गुने तथा दूसरे के 2 गुने का योग 61 है, जबकि पहले के 2 गुने तथा दूसरे के 3 गुने का योगफल 59 है। इसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बड़ी संख्या कैसे मानेंगे, निकालेंगे, देख लीजिए एक बार। मान लेते हैं बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी संख्या क्या है आपकी y। चलिए आपसे क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्या ऐसी हैं कि पहले के 3 गुने, यानी पहले का 3 गुना 3x प्लस दूसरे के 2 गुने यानी इसके 2 गुना 2y का योग कितना है 61 है। दूसरे में बोला है कि जबकि पहले के 2 गुने यानी कि 2x प्लस 3y 3 गुने का योगफल कितना है 59 है। तो इसमें से बड़ी संख्या बताइए, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिए दो समीकरण हो गए, इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू वो भी देख लीजिए। देखिए आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है 3, 2 और 61, 2, 3 और 59, इसी पर फोकस करना है आपको, x और y को अभी फिलहाल छोड़ देना है। क्या करना है आपको, 3 का गुणा इसमें करिए 3 तिया 9, 2 का गुणा इसमें करिए 2 दूनी 4, इनका अंतर करिए, इसके बाद में बराबर 59 इंटू 2 कितना हो गए 118, 59 दूनी कितना हो गए 118 और 61 तिया कितना हो गए 183, यानी 183 माइनस के 118 कितना हो जाएंगे आपका। देखिए यहाँ से कितना बचा आपका 5 बचा और यहाँ से कितना बचा आपका 65 बचा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है वही आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी, यानी x की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 यूनिट के बराबर। और यदि मान लीजिए कभी आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ी तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको इन दोनों का अंतर इस तरह से निकालना है, यानी 5 इधर तो 5 ही आएगा, इधर तो आपका 5 ही आएगा क्योंकि इनका जो अंतर होगा वो 5 ही होगा। इधर क्या करना है आपको, अब इसका गुणा जो करना है वो आपको इससे करना है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 5 के बराबर निकल के आएगा, उससे आपको y की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ एक की वैल्यू पूछी है, इस बड़ी बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी जो कि x है, तब में x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर आ गया 13। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, बाकी आप इसको डायरेक्ट मतलब बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी 13 ही आएगी। तो ये था आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पहले दिन a एक काम का 1/18 भाग, दूसरे दिन b उसी काम का 1/24 भाग तथा तीसरे दिन c उसी काम का 1/30 भाग करे तथा पुनः चौथे दिन a इसी तरह काम करता रहे, तो 9 दिन में कितने प्रतिशत काम हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, ए का एक दिन का काम है 1/18, अब बी का है 1/24 और सी का है 1/30। क्लियर, देखिए इसके बाद तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सबका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 360। तो ये कटेगा आपका 20 बार, यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 24 कम 24 15 बार, और ये हो जाएगा आपका 12 बार। कितना आ गया ये 35 बार 47, 47/60, 360 सॉरी, यानी इन तीनों का एक दिन का जो काम हो गया वो कितना हो गया 47/360,
लेकिन आपसे पूछा कि सॉरी 1 दिन का नहीं 3 दिन का है ये काम, क्योंकि ए 1 दिन काम करता है, फिर बी 1 दिन काम करता है, फिर सी 1 दिन काम करता है। इसका मतलब 3 दिन का काम कितना हो गया? 3 दिन का काम हो गया 47/360। आपसे पूछा कि 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, कितने प्रतिशत काम हो जाएगा। ये तो 3 दिन का काम है, तो 9 दिन के लिए हमें इसमें 3 का गुणा और करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दिन का काम। तो सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा और कर देते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3 से कटेगा 120 बार, और ये आपका आंसर निकल के आएगा 47/120 गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग 39 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में चूंकि 39 ही है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, वह 32 में कितने आम बेचे कि 28% का लाभ हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपसे बोला कि 45 रुपए में 50 आम बेचता है, कितने? 45 रुपए में 50 आम बेचता है, और एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90%। 90% की वैल्यू दे रखी है आपको 45 रुपए में तो बेचता है 90%। आपसे पूछा है कि 28% का लाभ हो, तो कितने में, यानी 128% की वैल्यू आपसे पूछी है। 128% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 90% की 45 है, यानी इसका आधा है। 128% के आधा कितना हो जाता है? 64। यानी इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 64 रुपए। और दोबारा देखिए 45 रुपए में जो बेच रहा है वो कितने आम बेच रहा है? 50 आम बेच रहा है। तो 64 रुपए में भी कितने आम बेचेगा? ये भी आपके 50 आम ही बेचेगा, क्योंकि आम तो उसके पास 50 ही है। 45 रुपए में 50 आम बेच रहा है, जब तक उसे 10% की हानि हो रही है। अब 64 रुपए में 50 आम बेच रहा है, तब उसे 28% का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि 32 रुपए में कितने आम बेचेगा। तो देखिए 64 रुपए में 50 आम बेच रहा है, तो 32 में कितना बेचेगा? इसके आधे कितने हो जाएंगे? 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। देखिए ये आपको यदि यहाँ पर दिक्कत आ रही हो कि 64 कैसे आया, 45 कैसे आया, तो देखिए डायरेक्ट सिंगल सिंगल करके भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं लॉजिक से। देखिए 90 का ये कितना हुआ? आधा। तो 128 का आधा कितना हुआ? 64। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 25 आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। एक तरीका चलिए और बता देता हूँ। देखिए उस तरीका रहने दीजिए, वो तरीका थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये आपका शॉर्ट तरीका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए 48 में क्या कह रहा है। एक बंदर एक चिकने खंभे पर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है, तथा अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि वो इसी तरह से चढ़ता जारी रखे तो 13 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ जाएगा। देखिए 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 1 मिनट में चढ़ता है वो 3 मीटर। 1 मिनट में चढ़ता है 3 मीटर। एक मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यानी अगले मिनट में क्या होता है? 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। इसका मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ा है? 2 मिनट में चढ़ा 2 मीटर। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ गया। इसका मतलब जो 12 मिनट होंगे, 13 मिनट से 1 मिनट पहले वाला जो मिनट होगा, यानी कि जो 12 मिनट होंगे, उस 12 मिनट में कितना चढ़ेगा? ये 12 मीटर ही चढ़ेगा। लेकिन जब 13वां मिनट होगा तो वो कितने मीटर छलांग लगाता है? 3 मीटर की। इसका मतलब 13 मिनट में 3 मीटर और चढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना चढ़ जाएगा? ये 15 मीटर। आपको 1 मिनट पहले से काउंट करना है, क्योंकि 12 मिनट तक तो ऐसे ही करता रहेगा, ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे उतरेगा। लेकिन जब 13वां मिनट जब आएगा तो 3 मीटर की छलांग लगा देगा। उसके बाद 13 मिनट तक ही पूछा है, 14 मिनट तक पूछता तो फिर वो नीचे खिसकता, लेकिन 13 मिनट तक का ही पूछा है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जरा और देखिए, किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को 2 गुने समय में तय किया जाए तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली कंडीशन में क्या है? कोई निश्चित दूरी है, निश्चित चाल से तय की जाती है। देखिए मान लेते हैं ये दूरी आपकी निश्चित दूरी होगी, डी मान लेते हैं। पहले जो चाल है वो क्या है आपका? मान लीजिए इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो टी समय लगता है, और स्पीड क्या थी? पहले एस स्पीड थी। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है आपका डी अपॉन टी। यानी पहली कंडीशन में जो स्पीड बन रही है वो आपकी ये बन रही है।
लेकिन यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया है, अब डी की वैल्यू कितनी है आधी, और टी की वैल्यू कितनी है 2t, क्योंकि समय कितना हो गया दोगुना। तो इस कंडीशन में s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेकिन डी बाई टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, s बराबर आ जाएगा डी बाई टू, और इसके बट्टे में कितना 2t, यानी कि डी बाई 4t। क्लियर। दूसरी कंडीशन में s ये है और पहली कंडीशन में s कितनी है ये वाली। आपसे दोनों चालों का अनुपात पूछा है, इसको s1 मान लेते हैं, इसको s2 मान लेते हैं। तो s1 रेशियो s2 के बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपको पूरा कट जाएगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मतलब 4:1 आ जाएगा आपका आंसर। दोनों की चालों का अनुपात कितना आएगा 4:1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की लंबाई 9 मीटर है तथा इसके आधार केंद्र में 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचा एक बांस है जो तंबू के कपड़े को छूता है। तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका जो आपका वक्राकार क्षेत्रफल होता है ना, वक्राकार क्षेत्रफल वो पूछा है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है, ये शंकु है बना हुआ है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपकी ऊंचाई है 9 मीटर। फिर आगे बोला है आपके आधार के केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से ये मान लेते हैं दूरी वाली दूरी कितनी हो गई 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचा एक बांस है। 4.5 मीटर कितना ऊंचा एक बांस है जो कि तंबू के कपड़े को छूता है। फिर आपसे बोला है कि इसमें लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल बताइए, यानी इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखिए इसकी रेडियस हमको पता नहीं है, इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी टोटल। देखिए इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज तो ये बना हुआ बड़ा वाला, और एक ये बना हुआ है छोटा वाला। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की ये जो बेस दे रखा है आधार, और ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार दे रखा है, इसमें क्या संबंध होगा, इसमें जो संबंध होगा, यानी ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपके क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे समरूप त्रिभुज, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है, और ये वाला एंगल दोनों में ही 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी कॉमन है। तो इस वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज आएंगे। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो समान होता है, यानी ये वाली भुजा इसकी आधी है, तो इसका मतलब इसकी ये वाली जो भुजा होगी वो इस बड़े बड़े त्रिभुज की क्या होगी आधी हो जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है इसकी दुगनी है, तो ये वाली भुजा भी इस छोटे वाले त्रिभुज की क्या होगी दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब हमारी जो रेडियस निकल के आएगी वो 6 का डबल यानी कि 12 निकल के आएगी। अब देखिए ये तो एक आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, इसमें आधा कितना निकल के आया 12, हाइट निकल के आई 9, तो आपको ये वाली भुजा चाहिए यानी कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर में 44 प्लस 81 यानी कि 225। 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 15। तो आपका कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया आपका 15। अब आपको इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12 और एल की वैल्यू कितनी है 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60, आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 566 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन आपको लगभग में आंसर दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 566 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं इसलिए पॉइंट में आंसर आएगा। तो लगभग आंसर आपका कितना बन जाएगा 566 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। दो आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा 1032 वर्ग मीटर है। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई बताइए। देखिए कई क्यारी बनी हुई है, दो भूखंड हैं, एक तो 456 वर्ग मीटर का है, 1032 वर्ग मीटर का है। 456 वर्ग मीटर का 8 मीटर है, 8 मीटर का 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 8
456 वर्ग मीटर। तो इसके एक बना हुआ है, इसमें 1032 वर्ग मीटर का है। आपसे बोलो इसमें बहुत कई सारी क्यारियां बनी हुई हैं जो कि अधिकतम क्षेत्रफल की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो क्यारी बनी हुई है अंदर, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा उसका इन दोनों का मासापा। इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा? इन दोनों का मासा जो होगा वो हो जाएगा आपका 24 निकल के आएगा। इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा? 24। यानी ये जो क्यारी निकल के आई, इन क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। अब क्यारी की आपको क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन आपको लंबाई कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। चौड़ाई आपसे पूछी है, किसके बराबर हो जाएगी? 4। यहाँ से आपको चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 24/8 यानी कि 3 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24/8 यानी कि 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए। उसने 41 में से 36 प्रश्न सही किए, तब उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए उसने बोला कि 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न सही हल किए। यदि 8 प्रश्न करता है तो 5 प्रश्न क्या करता है? सही करता है। और यदि 8x का प्रश्न हल करेगा तो कितने प्रश्न सही करेगा? 5x, यानी इसी रेशियो में सही करेगा। देखिए उसने सही कितने किए? उसने सही जो प्रश्न किए, सही प्रश्न कितने किए? देखिए 41 तो 41 में से 37 प्रश्न तो यहाँ पे सही किए और 5x प्रश्न यहाँ पे सही किए, तो कुल मिला के उसने सही जो किए थे वो 41 + 5x। कुल प्रश्न कितने किए उसने? देखिए कुल प्रश्न कितने किए? कुल प्रश्न किए उसने 37 आएगा, सॉरी यहाँ पे 37 + 5x। कुल प्रश्न कितने किए उसने? 41 + 8x। देखिए लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो उसने सही प्रश्न किए वो 80% थे। सही प्रश्न कितने थे? कुल प्रश्न का 80% थे। तो कुल प्रश्न कितने हैं? 41 + 8x, इसका 80% किसके बराबर हो जाएगा? इसका 80% हो जाएगा सही प्रश्न के बराबर, यानी 37 + के 5x। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। देखिए 4 गुणा इसके अंदर 4 एकम 4, 4 चौक 16 + 8 चौक 32x बराबर इधर हो जाएगा 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15 और 3 18, 185 + के 25x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर ये 16 और 5 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि कुल प्रश्न कितने थे? कुल प्रश्न कितने थे हमारे? कुल प्रश्न थे हमारे 41 + के 8x, यानी कि 41 + के 8 गुणा 3, 41 + के 24 बराबर 65। यानी हमारे कुल जो प्रश्न थे हमारे कितने थे? 65 थे। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नग रजिस्टर बेचने पर किसी व्यापारी को 5 नग रजिस्टर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए लाभ कितने का होता है? 5 नग रजिस्टर का लाभ होता है। कितने नग बेचने पे? 25 नग बेचने पे। लेकिन 5 नग का तो लाभ ही हो गया, तो इसका मतलब दुकानदार के जेब से कितना गया? 25 - के 5, परसेंटेज में पूछा है, गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना हो गया? 5/20 गुणा 100। 5 से कट गया 4 बार और 4 से 25 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए ये आपका बार ग्राफ दे रखा है। इसमें क्या दिया है कि 1995 से 2000 तक चावल का उत्पादन 1000 टन में प्रदर्शित करता है। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक तरफ ये चावल का उत्पादन दे रखा है टन में, और एक तरफ दे रखा है आपका वर्ष दे रखा है। नीचे आपका वर्ष दे रखा है और ये आपका इधर उत्पादन दे रखा है।
इस अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए उपयोगी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ष 1995 की अपेक्षा 1996 में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 1995 में चावल का उत्पादन कितना था, 80 था। 1996 में कितना है, 110, यानी कितने की वृद्धि हो गई आपकी, वृद्धि हो गई आपकी 30 की वृद्धि हो गई। पूछा किससे है, 1995 की अपेक्षा, यानी 1995 में कितना था, 80 था, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, गुणा 100, 0 से 0 खत्म। और 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो 3/8 की वैल्यू हो जाएगी 37%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और 2000 के उत्पादन के योग का 50% है। देखिए 1995 में कितना उत्पादन है, 80, 2000 में कितना है, सन 2000 में है आपका 120, यानी कुल मिलाकर उत्पादन कितना हो गया, 200। 200 का 50% कितना हो गया, 200 का 50% हो गया आपका 100। आपसे यही पूछा है कि किस वर्ष का उत्पादन 1995 और 2000 वर्ष के उत्पादन के 50% के बराबर है, यानी किस वर्ष में उत्पादन 100 है, आपको 100 चेक करना है किस वर्ष में है। देखिए 100 किस में है, 1997 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, 1997। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए जरा 56 में क्या दिया है। देखिए 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, इन तीनों का एकमात्र बट्टा कितना हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे तो शुरू में किसी वस्तु का मूल्य जो था वो 100 था, उसमें पहला बट्टा दिया गया 30% का, यानी बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 70% निकाल देंगे, फिर 20% का दिया गया फिर इसका 80% निकाल देंगे, और 10% दिया गया तो इसका फिर 90% निकालेंगे। इसका मतलब जो 100 वाली चीज थी अब हमें वो, इसको जो काट पीट की वैल्यू आएगी उतने में मिलेगी। कितने में मिलेगी, देखिए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिए कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर निकल के आएगा 7 8 56, 56 इंटू 9 कितने होते हैं, 56 इंटू 9 होते हैं आपके 504, बटे में कितना बचा आपका 10। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 50.4, यानी कि जो वस्तु हमारी 100 रुपए की थी अब हमें कितने की मिल रही है, 50.4 की मिल रही है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया, तो 100 माइनस के 50.4, यानी कि आपका 49.6 का परसेंट की आपको क्या दी गई है, छूट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49.6%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 450 की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 504 हो जाती है, तो उसी ब्याज पर 650 की धनराशि 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। देखिए 450 की धनराशि थी, 3 वर्षों में कितनी होगी, 504 होगी। इसका मतलब हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 3 सालों में 504 माइनस के 450, कितने का ब्याज हो गया, हमें 54 रुपये का ब्याज मिला। कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 18 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 18 रुपये, यानी हमें 18 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने रुपये पे, 450 पर मिल रहा है। तो कितने परसेंट का हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कटेगा आपका 25वां, 25 से कटेगा ये 4वां। इसका मतलब जो दर है वो कितनी निकल के आई आपकी, आर बराबर निकल के आ गया आपका 4%। अब आपसे पूछा है कि 650 की धनराशि पर कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब कि ब्याज जोड़ने के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। तो रुपया कितना है 650, समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2, दर कितनी है 4, बटे में कितना जाएगा 100। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर यही तो होता है मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 और 5 में 10 से ये वाला 10 खत्म, कितना बचा आपका 65, यानी 650 पे कितने रुपए की ब्याज मिल रही है, 65 की ब्याज मिल रही है। इसका मतलब आपका मुश्तन कितना हो जाएगा, 650 आप पे पहले से थे, 65 रुपये ब्याज आपको और मिल गई। कुल मिला कितने रुपए हो गए आपके पास,
ये हो गया आपके 715 रुपये। तो आपका मिश्रण कितना हो जाएगा राई बर्स में 715 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। देखिए क्या करना होता है इस तरह के सवालों में, जो भी समय दे रखा है उसका हमें एलसीएम लेना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 120 हो जाएगा, क्योंकि 8 से नहीं कटेगा ना 60, 120 हो जाएगा। यानी 120 सेकंड के अंतर पर, 120 सेकंड मतलब कि 2 मिनट के अंतर पर एक बार घंटियां सारी मिलके बजेंगी। यानी एक बार बजने में कितना समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है, तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी, तो 30 मिनट में 30/2 यानी कि 15 बार आपकी बज जाएंगी। आपसे यही पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बजेंगी, तो 15 बार आपकी बज जाएंगी, क्योंकि 120 सेकंड बराबर कितना होता है, 2 मिनट होता है, यानी 2 मिनट का टाइम लगता है एक बार बजने में। तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी, 30/2 यानी कि 15 बार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 631 में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इस तरह की कितना जोड़ा जाए या फिर कितना घटाया जाए, इस तरह के सवालों पे एक वीडियो बना के डाली हुई है, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए, डिटेल में समझाया हुआ है। बाकी इस सवाल को मैं आपको बता देता हूँ कितना दे रखा है, 631, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है, तो 631 के पास में किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 26 का वर्ग कितना होता है, 676। आपको देख कितना रखा है, 631। आपसे पूछा गया है कि कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 625 के बाद में 676 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब 676 में से 631 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 45। कितना बचेगा, 45। इसका मतलब आपको 45 और जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह के सवालों का डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां जाके आपको देख लीजिए, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, n संख्या का औसत x है, ये दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें। दोबारा पढ़ लेते हैं। n संख्या का औसत x है, दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें, तो नया औसत कितना हो जाता है, x माइनस के 8 हो जाता है, तो n का मान होगा। तो देखिए शुरू में औसत कितना था, x था, संख्या कितनी थी, n थी, औसत कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स यानी कि nx। अब वो कह रहा है प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाता है, 36 घटा दिया जाता है, प्रत्येक में से नहीं सॉरी, दो संख्याओं में से कितना घटा दिया जाता है, 36 घटा दिया जाता है। तो दो संख्याओं में कितना घट जाएगा, 36 तो नहीं 72 घट जाएगा, और नया औसत कितना हो गया है, x माइनस के 8। संख्या कितनी है, n की n ही है, तो देखिए nx माइनस के 36 दूनी 72 बराबर n इंटू एक्स माइनस के 8, यानी पहले औसत में से कितना घटाया, 72 बराबर नया औसत इंटू संख्या, यानी ये वाला योग बराबर इस वाले योग के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, nx माइनस के 72 बराबर nx माइनस के 8n, ये nx से nx खत्म, इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 72/8 यानी कि 9। n बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।